Welcome back, my dear friends. So, we are now starting a new chapter, the name of which is Tax Deducted at Source. क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आज का वीडियो इसका इंट्रोडक्शन में ही चले जाएगा। आओ इसका बेसिक समझते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कशन को आरंभ करते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक पेयर होता है, एक पेई होता है। हाँ, सब लोगों को पता है, पैसा देने वाला पेयर और पैसा लेने वाला पेई। ये व्यक्ति इसको क्यों पैसा दे रहा है, पेयर पेई को क्यों पैसा दे रहा है? क्योंकि पेई ने कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करी होगी टू द पेयर, दैट्स वाई पेयर इज पेइंग समथिंग टू द पेई। इसका मतलब ये हो गया कि पेई ने जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसके बदले जो पैसा पेई को मिल रहा है वो इसकी सर्विस का पैसा है, यानी इसका रेवेन्यू है। यानी कि उस रेवेन्यू में से जब ये कॉस्ट माइनस करेगा तो इसकी इनकम भी आएगी जिस पे ये टैक्स देगा। अब ये टैक्स देगा कि नहीं देगा गवर्नमेंट को नहीं पता। आपने तो ट्रांजैक्शन कर दी, वो व्यक्ति बहुत सारा खर्चा बुक कर लेगा, टैक्स देगा ही नहीं और रिटर्न भी नहीं भरेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को कंट्रोल लगाना है ट्रांजैक्शंस पे, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, अगर वो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसकी डिटेल चाहती है। डिटेल भी चाहती है और एक प्रोविजनल टैक्स भी चाहती है कि एक सर्टेन अमाउंट, ज़्यादा नहीं, 1%, 2%, 5%, 10%, कुछ तो भी हमको जमा करा दो। अगर आपका टैक्स नहीं बनेगा तो जो बनता है वो दिखा देना और जितना टैक्स आपने ऑलरेडी डिडक्ट हो गया आपका उसे माइनस कर देना। इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा क्योंकि आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। इस कॉन्सेप्ट को टीडीएस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पेयर जो है पैसा देने से पहले कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 10% को डिडक्ट कर लिया और बाकी 90,000 पेई को दिया। पेई को पता है कि मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए थी, पर मेरे 10,000 रुपये पेयर ने गवर्नमेंट को जमा करा दिए और डेफिनेटली मेरे नाम पर ही कराए हैं। जो पेई का नाम है, जो पेई का पैन नंबर है, उसी पैन नंबर के अगेंस्ट में टीडीएस की डिटेल सबमिट करी है कि भैया इस व्यक्ति को मैंने इतनी पेमेंट करी 1 लाख की, 10,000 रुपये का मैंने इसका टैक्स काटा और ये 10,000 का टैक्स इस पैन नंबर के सामने मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। बाकी आप जानो और वो व्यक्ति जाने, मेरा काम तो हो गया। ऐसा पेयर कहता है। पेई जो है अपनी 1 लाख रुपये इनकम दिखाएगा, अपनी और इनकम को जोड़ेगा, रेवेन्यू को जोड़ेगा, खर्चे माइनस करेगा या प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करेगा, इसकी मर्जी है। अपने बाकी हेड से इनकम जोड़ेगा, अगर ये इंडिविजुअल है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालेगा, डिडक्शन लेगा, टोटल इनकम निकालेगा, टैक्स निकालेगा स्पेशल रेट पर, नॉर्मल रेट पर, और जो भी टैक्स आएगा उसका टोटल करके माइनस करेगा कि भैया इतना तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। टीडीएस की फॉर्म में मुझे वो टैक्स का पोर्शन मिला ही कम था तो उसे वो माइनस कर लेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं, उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा। और मान लो इसकी इनकम बनती नहीं और ज़्यादा अमाउंट इसका कट गया तो उस केस में इसको रिफंड मिल जाएगा। उस केस में इसको रिफंड मिल जाएगा, रिफंड, कि भाई मेरा टैक्स तो कट गया बट मुझे रेवेन्यू मेरा आया नहीं है, कुछ इनकम मेरी कुछ हुई नहीं है, तो जो मेरा टैक्स कटा वो नेगेटिव है, गवर्नमेंट इसको वापस कर देगी रिटर्न भरने के बाद। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया को टीडीएस बोला जाता है। अब इसमें हर व्यक्ति को पैसे नहीं देने होते, हर व्यक्ति को टीडीएस नहीं काटना होता। ज़्यादातर जो बिजनेस कर रहे हैं मैक्सिमम केसेस में उन्हें काटना होता है। और अब कुछ केसेस में जो है पर्सनल नेचर की भी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, जैसे बहुत मोटा रेंट का अमाउंट दिया जा रहा है, उन सब जगहों पर इंडिविजुअल्स को भी काटना होता है जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज बिजनेस वालों को ही टीडीएस के प्रोविजन फॉलो करने होते हैं, पीजीपी वालों को ही फॉलो करने होते हैं। और उसमें भी अगर आप इंडिविजुअल या हफ है, इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तब आपको तभी काटना होगा टीडीएस अगर आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने वाले हैं, यानी आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है और आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है। उस केस में ही आप टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये भी बेनिफिट दिया गया है मैक्सिमम केसेस में। अब इंडिविजुअल केसेस क्या है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, बट जो प्रक्रिया होती है वो मैंने आपको समझा दी है। अच्छा सर, मान लेते हैं कि पेई ने अपना पैन नंबर ही नहीं दिया। पेई कहता है मैंने पैन नंबर मेरे को देना ही नहीं है तुझे। अधिकतर केसेस में जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है टीडीएस के चैप्टर में, या 20% विच एवर इज हायर, उस पर टीडीएस काटेंगे। मान लो कि 1% प्रिस्क्राइब्ड है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, एक नेचर की पेमेंट करोगे तो एक सेक्शन में आएगी, दूसरे नेचर की पेमेंट दूसरे सेक्शन में आएगी। तो आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर 1% का टीडीएस कटना चाहिए था, उसने पैन नंबर नहीं दिया
तो आप उसका 20% पर TDS काटेंगे और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे कि भाई हमें नहीं पता है किसके पैन का है, पैन नंबर मिला नहीं हमें, पर उस व्यक्ति को तो आप अमाउंट काट कर ही पेमेंट करेंगे। ऐसे प्रोविजंस बने हुए हैं। अगर यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई जो मैंने ओरली बताई, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने नीचे लिखी हुई है। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स अ सर्टेन अमाउंट देन ऑन होल अमाउंट सम टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। जो इंडिविजुअल अब बिजनेस कर रहे हैं और उनको अकाउंट्स ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, तो उन्हें टैक्स डिडक्ट करना भी जरूरी नहीं है अधिकतर केसेस में। कौन से अधिकतर केसेस हैं, इंडिविजुअल सेक्शन में पढ़ लेना। सेक्शन नंबर 206 डबल ए कहता है कि यदि पेई आपको पैन नंबर नहीं दे रहा है तो उस केस में आप 20% पर TDS काटेंगे या जो TDS की रेट है उस पर काटेंगे, जो भी इन दोनों में से हायर होगी। लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शोज, कैजुअल इनकम्स, गेम शोज वगैरह होते हैं जो अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति करते हैं, उस पर 30% की रेट है जी, 30% की रेट है TDS की। अगर सामने वाला व्यक्ति पैन नहीं देगा तो 30% पर TDS कटेगा। अगर पर्सन जिसको TDS काटना था और उसने TDS नहीं काटा, ये TDS काटा पर जमा नहीं कराया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो उस केस में वो असेसिन डिफॉल्ट बन जाएगा और उस व्यक्ति पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन सब कुछ लगेगा। और आपने PGB के चैप्टर में करा होगा कि अगर रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं TDS के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं TDS काटोगे तो 30% का खर्चा डेबिट नहीं कर पाओगे। और यदि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो TDS के प्रोविजंस लगते हैं और TDS नहीं काटा तो 100% पीनल में डेबिट नहीं कर पाओगे। फ्यूचर में काट कर जमा कराओगे तो कर पाओगे, या फिर सामने वाला व्यक्ति अपनी रिटर्न में शो कर दे उस इनकम को, सामने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे पूरा, तो भी आप बच जाओगे। तो भी उस केस में गवर्नमेंट को पैसा उनका मिल गया, आप असेसिन डिफॉल्ट ट्रीट नहीं किए जाओगे क्योंकि गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल गया ना। तो ये प्रोविजंस कहते हैं। दूसरा, पेई जो है उसको पैन नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा और जब ये अपना TDS का जो बेनिफिट, इसका जो कट चुका है टैक्स, उसका जो बेनिफिट है वो ये ले सकता है अपनी रिटर्न फाइल करने के टाइम। हाउएवर व्हेन कैलकुलेटिंग ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम विदाउट TDS इज टू बी इंक्लूडेड। क्योंकि इसने सर्विस दी तो 1 लाख रुपए की इसको इनकम हुई या रेवेन्यू हुआ, खर्चे माइनस करोगे तो एक्चुअली में प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया आपका PGP की 1 लाख रुपए की इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यही है क्योंकि अदर सोर्सेज का डिटेल गिवन नहीं है, डिडक्शन कुछ है नहीं, क्वेश्चन में डिटेल गिवन नहीं है, आपकी टोटल इनकम आ गई जिस पे आपने टैक्स निकाल लिया। मान लो कि 2.5 लाख तक टैक्स बनता ही नहीं है तो इसका इनकम टैक्स बनेगा ही नहीं और TDS TCS 10,000 रुपये ऑलरेडी कट चुका है, तो इसका मतलब 10,000 नेगेटिव इनकम टैक्स आ गया। ये इनको रिफंड हो जाएगा अगर ये रिटर्न टाइम पर भरेंगे और अपनी बैंक डिटेल रिटर्न के अंदर शो करेंगे। पेई कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी हो सकता है। वो कहेगा साहब आप 10% की रेट बताते हो, मेरे तो इतना खर्चा होता है, आप मेरा देख लो खर्चा आकर, इतना खर्चा होता है कि मेरी इनकम हो ही नहीं सकती है इतनी, जितना मेरे टैक्स काट रहे हो उतनी मेरी इनकम हो ही नहीं सकती है। तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, गुहार लगा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोअर TDS रेट प्रिस्क्राइब कर सकता है और सर्टिफिकेट दे सकता है सिर्फ उस पर्टिकुलर असेसी के लिए, सबके लिए नहीं। अगर अप्रूवल ग्रांट हो गई तो आपको वो लोअर सर्टिफिकेट दे देगा, लोअर टैक्स का रेट का सर्टिफिकेट देगा और आप लोअर टैक्स के सर्टिफिकेट के साथ ही उसे डॉक्यूमेंट करेंगे और कम रेट पर टैक्स काटेंगे और डिटेल जो है सबमिट करेंगे। उसके जो है TDS रिटर्न के पूरे प्रोविजंस बने हुए हैं। अगर आप काम सीख लेते हैं TDS का तो आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पर TDS लगता है। अकाउंटिंग हो गया, TDS हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, ये तो बेसिक काम है। कम पैसे मिलते हैं बट काम तो कर ही सकते हो ना। इसके बाद असेसमेंट, अपील वगैरह भी होती है, वो भी करवा सकते हो आप। यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम आगे अब बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि बेसिक फंडा तो मैंने आपको ये पहले भी करवाया हुआ था और करवा दिया। आज का जो हमारा है, आप कह सकते हो जो सेशन है, उसमें हम यहाँ तक डिस्कशन कर लेंगे सेक्शन 194A तक। 194A डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो है आपका 194B और आगे जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो है 2 क्लासेस में या मे बी 3 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा TDS TCS, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करीब करीब पेपर में 4 नंबर का आता है। और अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ भाई, 10 बार बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि पहली बात तो सारे लोग पूरे वीडियोस देखते नहीं हैं, बट अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं
तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ, और वो है आपके CA एग्ज़ाम्स को पास करने का तरीका बताना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर लेंगे और उससे पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं आपको आपकी हेल्प करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो करीब करीब मान लेते हैं कि 500 पेजेस का है, मे बी इससे ज़्यादा का ही होगा। मैंने समराइज़ करके बोल दिया कि चलो एक पेज पे भी 2 प्रिंट करोगे तो 500 पेजेस का है। जितना मैं टेक्स्ट लिखता हूँ अगर उतना भी टेक्स्ट लिखा होगा, वैसे तो इससे ज़्यादा ही लिखा होता है, बट इतना भी लिखा होगा तो 500-700 पेजेस का है करीब करीब स्टडी मटेरियल। 700 पेजेस, 168 पेजेस तो सिर्फ PGP में थे। क्या बात कर रहे हो आप? तो इतना मटेरियल जो है आपका वो पूरा नहीं कर सकते हो, आप खुद से नहीं कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प चाहिए कि आपको वो ईजी लैंग्वेज में चीज़ें समझा दी जाए। वो हेल्प मैं आपकी कर रहा हूँ कि भैया जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस है इनकम टैक्स के नहीं समझ में आते खुद से पढ़कर, तो वो मैं हेल्प करने के लिए आपको समझा देता हूँ और समरी ई बुक दे देता हूँ कि चलो ठीक है, अगर इसको रीड करोगे तो प्रोविजंस रिकॉल हो जाएंगे। साथ में मैं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, कहीं आप ब्लैंक ना हो जाए कि जो प्रोविजंस हमने पढ़े उससे मटेरियल के क्वेश्चन खुद कैसे करें, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ डिटेल में। अब इतना करने के बाद जरूरी नहीं कि आप पास हो जाएंगे। जी हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, ये तो मैंने कराया है। आपने क्या किया है खुद से? बताओ, आपने क्या किया खुद से? ये 11th-12th नहीं है, CA फाउंडेशन नहीं है। आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें आपके प्रयास क्या हो सकते हैं? स्टडी मटेरियल की रीडिंग, ये आपका प्रयास हो सकता है कि भाई सर ने नहीं कराया, प्रोविजंस कराए हुए हैं, अब मैं खुद रीड करके देखता हूँ कितना समझ में आता है, खुद के एफर्ट्स लगाता हूँ समझने के लिए। तो मटेरियल की लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। हालांकि प्रोविजंस हमने सब कर लिए हैं, बट फिर भी खुद से क्या प्रयास आपके होने चाहिए? स्टडी मटेरियल की रीडिंग कर ली, प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, या फिर RTP जो है पुरानी वो कर ली, या मॉक टेस्ट कर लिए। तो उसको आपने ट्राई करा खुद से। चलो एक रैंडम क्वेश्चन निकालते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप ये सब चीज़ें करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना SM को रीड करेंगे एक्स्ट्रा, उतना ज़्यादा जो है आपका मस्तिष्क का विकास होगा। और ये आपकी सेल्फ स्टडी जो है, प्लस आपकी रिविजन्स, प्लस अगर आपको डाउट्स आते हैं और आप डाउट्स पूछते हैं, उससे जो क्लैरिटी लेते हैं, वो सब अगर आप करते हैं, तब आप CA के एग्ज़ाम्स में पास होंगे। और यस, 3 रिविजन्स मस्ट है हमारी क्लासेस होने के बाद। पूरा पढ़ा एक बार, 15 दिन 1 महीने का दोबारा पढ़ा, फिर तिबारा पढ़ा, 3 रिविजन्स। एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप मार्क करोगे उसको 3 बार करना, तब जाकर जो है CA के एग्जाम्स में पास होंगे, चीज़ें रिटेन रहेगी। फैक्ट बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहें या ना करना चाहें। CA आपको बनना है, मेहनत आपको करनी है। हम आपका मेहनत करने का काम थोड़ा सा ईजी बना रहे हैं ताकि आपको चीज़ें पहले से क्लियर हो जाए। बट आसान चीज़ कर कर चले जाओ और मेहनत ना करो, इस सोच में जी रहे हो, तो कभी सक्सीड नहीं करोगे आप। इसको ऐसा आप एक गिफ्ट ले रहे हो कि चलो ठीक है, हमारी हेल्प हो गई, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, अब हम खुद से ज़रा जो है प्रयास करते हैं चीज़ों को करने का, मटेरियल पढ़ने का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का, डाउट्स पूछने का, तब आप CA बनोगे। क्योंकि तब आप अपना दिमाग चलाओगे ना। अभी आप तो मेरे दिमाग के हिसाब से चल रहे हो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो अपना दिमाग लगाओ कि वैसे क्यों नहीं होता। डायरेक्टली पढ़ने जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, चीज़ें नहीं समझ आएगी, तो हम आपका काम आसान कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एफर्ट्स को कम कर दें, वो नहीं होना चाहिए। सेक्शन 191 सबसेक्शन 2, in a case where the income of the assessee includes the value of any specified security or sweat equity shares allotted or transferred by the current employer, being an eligible startup, free of cost or at concessional rate to the assessee, the income tax on such income has to be paid by the assessee within 14 days from the earliest of the following dates. ये चीज़ समझ में नहीं है, इसको दोबारा करेंगे। सेक्शन 191 सब सेक्शन 2, कई स्टार्टअप्स हमारे होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को शेयर देते हैं। कई स्टार्टअप होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर देते हैं उनकी मेहनत के लिए, जिसे स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। कि भाई हमारा जो है 300 रुपये पर शेयर चल रहा है मार्केट प्राइस, या जो भी वैल्यूएशन उन्होंने कराई होगी, मे बी लिस्टेड कंपनी नहीं होती, स्टार्टअप ही है, पर हम आपको जो है 50 रुपये पर दे देंगे। और कब देंगे? अगर आप 3 साल और काम करोगे, क्योंकि आपने मेहनत करी, हमारे लिए खून पसीना एक कर दिया,
तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे जिससे कि आप बाद में एग्जिट ले सकते हो बेचने के बाद। अब फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, कई बार कंसेशनल रेट पर भी दिए जाते हैं। टू द असेसी, तो असेसी कौन हो गया? एम्प्लॉय हो गया। इसको दिए जाते हैं, जब ये बेचेगा तो डेफिनेटली इसके लिए टैक्स कैलकुलेट होगा। द इनकम टैक्स ऑन सच इनकम हैज़ टू बी पेड बाय द असेसी विद इन 14 days फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये जो इसको गेन नहीं हो गया यहाँ पर, इस पर जो इनकम टैक्स देना है ना भाइयों और बहनों, सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, इस पर जो इनकम टैक्स देना है ना, वो इसे कब देना होगा? एट द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो 3 डेट यहाँ पर गिवन है जब आपको टैक्स देना पड़ सकता है, यही अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। जब आप इसको सेल करेंगे, जो डेफिनेटली टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद करेंगे। आप सेल नहीं करते हैं, आप रखे रहते हैं, 3 साल एक्सपायर हो जाते हैं, आप अपने पास ही रखते हैं उस शेयर्स को, स्वेट इक्विटी शेयर्स को। तो आप कंपनी से जब एग्जिट करेंगे वो वाला टाइम पीरियड, या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी जिस ईयर में 2021 ईयर में आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22। इसके एक्सपायर होने के 48 मंथ्स यानी कि 24 मंथ्स तो आपके 2 साल होते हैं, 48 मंथ्स आपके 4 साल होंगे, तो 4 साल हो गए। और ये प्रीवियस ईयर था, इसके बाद का पूरा असेसमेंट ईयर और हो गया, तो 1 साल ये हो गया, तो करीब करीब 5 साल नहीं हो गए? जिस साल आपको शेयर्स मिले वो साल खत्म होने के बाद 5 साल, क्योंकि उसके बाद अगला साल होगा असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 4 साल दे रखे हैं, 48 मंथ्स। वो कंप्लीट होने के बाद कितना होगा? 14 डेज में। तो एग्जिट कर रहे हो उसके 14 डेज में, सेल कर रहे हो उसके 14 डेज में, ये आपके 48 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं असेसमेंट ईयर पूरे होने के बाद, उसके 14 डेज में जो भी अर्लीस्ट है आपको तब तक जो है इस अमाउंट पर टैक्स देना होगा, जो आपको कंसेशनल शेयर की फॉर्म में चीज़ें मिली है उस पर नहीं, उसे बेचेंगे उस पर, शेयर्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए उस पर। सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी सभी लोगों को मिलती है, जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो लोग काम करते हैं कंपनीज़ में, उन सभी लोगों को सैलरी मिलती है जी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सैलरी के केस में टीडीएस रेट ऐसा नहीं है कि सब लोगों की 2%, 1%, 5%, 10% काट लो, ऐसा नहीं है। सैलरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पूरी ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है। इवन अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया है तो उसे भी एडजस्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉयर ही करेगा एडजस्ट। डिडक्शंस हैं माइनस एम्प्लॉयर करेगा, एग्जेम्पशंस हैं आप प्रूव दोगे, एम्प्लॉयर ही एडजस्ट करेगा और आपकी टोटल इनकम निकालेगा। तो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं उन सबकी टोटल इनकम निकलती है। और मैं जब ऑडिट करने जाता था, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो सैंपल पर हम जो है उनका पूरा कंप्यूटेशन लेते थे, कैसे कंप्यूट हुआ है, डिडक्शन वगैरह दी गई है, कैसे टैक्स निकल रहा है, और फिर जो टैक्स निकलता था उसको 12 से डिवाइड करके आप हर महीने इक्वल टैक्स देते थे। अगर सैलरी का कंपोनेंट बीच में चेंज हो गया, 6 महीने हो गए, उसके बाद सैलरी का कंपोनेंट चेंज हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई बीच में, पहले नहीं पता था बढ़ेगी, तो उस केस में आप सैलरी का फिर से कंप्यूट निकालेंगे, पूरा टैक्स निकालेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे जितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो जो बैलेंस बच गया उसको रिमेनिंग मंथ्स में, यानी कि जो 6 महीने बचे हैं उसमें आगे पे करना शुरू कर देंगे। तो सैलरी के केस में ऐसा नहीं है कि जितनी सैलरी जा रही है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्स देना है टीडीएस की फॉर्म में, बाकी सभी में ऐसा है। सैलरी के केस में आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, एस्टिमेटेड इनकम निकालनी पड़ती है 2021 ईयर की हर एम्प्लॉय की, स्लैब रेट के बेस पे टैक्स निकालना होता है, टाइप ऑफ इनकम, अगर कोई स्पेशल इनकम है, वो कहता है मेरा कैपिटल गेन भी आने वाला है, मैंने लॉटरी जीती है, वो आपको बताता है, एम्प्लॉयर को बताता है, तो उस पर टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से टैक्स, सारे टैक्स को जो है 12 से डिवाइड करेंगे और हर महीने डिपॉजिट करते रहेंगे इक्वल पोर्शन। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट ले रहे हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन ले रहे हैं, डिडक्शंस वगैरह लेना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में, चैप्टर 6 से की डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी, और एम्प्लॉयर बिना प्रूफ के डिडक्शन एग्जेम्पशन अपने एम्प्लॉय को नहीं देगा, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा हुआ है। एचआरए के लिए आपको नाम, एड्रेस, पैन, लैंडलॉर्ड का देना होगा। वेयर एग्रीगेट रेंट पेड इन प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़। अब पड़ोस वाली आंटी है, पड़ोस वाली आंटी मुझे कहती है कि जो मेरा नीचे लैंडलॉर्ड है वो मेरा पैन नंबर ले गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको जमा कराना होगा। मैंने कहा आपका पैन वो क्यों जमा कराएगा? मैंने कहा आपका पैन जमा नहीं कराएगा। वो कहते नहीं नहीं मेरा पैन जमा कराएगा। मैंने कहा वो आपका पैन एज अ प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को देता होगा कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ये मेरे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर है, ये एड्रेस प्रूफ है, वो इसलिए आपका जो है पैन नंबर लेने आया होगा। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराएगा, वो अपने एम्प्लॉयर को जमा कराएगा। मेरे को ये बात समझाने में बड़ी
दिक्कत हुई उन आंटी को, क्योंकि आम लोगों को इतने प्रोविजंस नहीं पता होते। वो कहते हैं हम तो 50-50 साल की उम्र में, 40-40 साल की उम्र में आकर समझ रहे हैं अच्छा TDS ये होता है, जो नॉलेज आपको अभी मिल रही है। तो सोचिए कितनी लिटरेसी की कमी है और कितने लोगों को आप लिटरेट बना सकते हैं। मतलब लिटरेट का मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं होता, और भी चीज़ों की समझ होती है। जैसे टैक्स का ज्ञान बांट रहे हो तो टैक्स की लिटरेसी आप बढ़ा रहे हो, और अगर और ज़्यादा समझ है तो उसको एक तरह से एजुकेशन ही बोलते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन लेना चाहते हो तो एक्सपेंडिचर। हाउस प्रॉपर्टी में भी पैन नंबर ऑफ द लेंडर, जिसका आप इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में क्लेम करोगे और वो सैलरी के साथ एडजस्टमेंट लोगे, डिडक्ट करोगे, सेट ऑफ करोगे, तो वो अलाउड है। और कोई लॉ सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। किसमें? TDS की कंप्यूटेशन में। एक्चुअली में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप जैसे प्रोविजन फॉलो करें वैसे ही करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ TDS की। तो सैलरी में जो TDS है उसमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करना अलाउ किया हुआ है, और सारे प्रूफ लेने के बाद ही एडजस्ट होगा। चाहे वो एग्जेम्पशन हो सैलरी के चैप्टर की, चाहे वो डिडक्शन हो चैप्टर 6A की, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की एडजस्टमेंट हो, प्रूफ लेना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 192A की, प्री मैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड का आइडिया आपको लग गया होगा, EPF होता है। अगर आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे, यानी मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करेंगे, उस केस में अगर आपकी पेमेंट 50,000 रुपये से कम की है तो कोई भी TDS नहीं कटेगा। और TDS काटेगा कौन? आप पेमेंट लेने जा रहे हैं तो जो पेमेंट दे रहा है वो TDS काटेगा ना, वो आपका पैन नंबर लेगा। 50,000 से कम की पेमेंट पर वो नहीं लेगा पैन नंबर, वो TDS आपका नहीं काटेगा। अदरवाइज जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल करोगे तो पेमेंट के टाइम पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस टाइम TDS कटेगा? पेमेंट के टाइम पर, जब पेमेंट होने वाली है उस टाइम पर जो है 10% का TDS कटेगा। और अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया तो इस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स कटेगा, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट इंट्रोडक्शन में करी थी, ऐसी रेट जिस पर आपको मैक्सिमम अमाउंट पर टैक्स देना पड़ सकता है एज एन इंडिविजुअल, और हर इंसान की अलग रेट हो सकती है, तो उस पर आपका TDS कटेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। बाकी सभी सेक्शन में तो 20% वाली लिमिट दे रखी है जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, कि अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो 20% पर TDS कटेगा। इसमें क्या है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर कटेगा अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो। इंपॉर्टेंट नोट है, कोविड के चलते अमेंडमेंट आई है 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक। तो जो नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे तब ये मेरे हिसाब से ये चेंज नहीं होगा 31 मार्च के बाद, यानी 21-22 ईयर में ये नहीं होगा। सिर्फ 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS के रेट को 75% तक रिड्यूस कर दिया गया है। किन सेक्शंस में करा गया वो यहाँ गिवन है, यानी इन सेक्शंस की जो भी रेट होगी उसको 75% से मल्टीप्लाई कर कर कम कर दिया गया है। अगर मान लो कि रेट है आपकी 10%, मैं अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई करूँ तो हो गया 10% मल्टीप्लाई बाय 100/100 इक्वल टू 10%। अगर इस रेट को मैं 75% से मल्टीप्लाई करूँ तो 10% मल्टीप्लाई बाय 75/100, तो ये हो जाएगा 7.5%। कौन सा सेक्शन होता है आगे पढ़ेंगे, 194, 194A, 194C, D, DA, EE पूरा पढ़ने के बाद पता लगेगा कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूँ। F, G, H, I, IA, IB, IC, J, K, L, A, M और O कितने सारे हो गए? नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका सेक्शन आ रहा है नीचे, सेक्शन 193, ये 10% की रेट इसमें लिखी हुई है। बट 15 मई से लेकर, वैसे 14 मई है, एक ही बात है, अगले दिन से ले लिया, 15 मई से लेकर 31 मार्च तक जो है 7.5% रेट पर TDS कटेगा। सर 192A में नहीं करेगा? नहीं सर, 193 लिखा हुआ है ना, 192A का जिक्र नहीं है, तो ये रेट इतनी रहेगी। सिर्फ इन सेक्शंस में रेट जो है वो 75% से मल्टीप्लाई हो गई है, कोविड के चलते कम कर दिया गया है। सेक्शन 193 क्या कहता है और देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि कोई भी इंसान अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन सिक्योरिटी और रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करने के अलग सेक्शंस बने हुए हैं। अगर कोई इंसान इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे कर रहा है रेजिडेंट को, देन ही और शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट 10%। सर 10% होगा क्या? अरे यहाँ देखा ना, 193 सेक्शन में भी रेट 75% कर दी है, तो 7.5% होगा अगर इस पीरियड के दौरान TDS डिडक्शन आपका बनता है। इससे पहले बनता है तो नहीं होगा।
तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, याद करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं भाई, मैं भले ही कितना भी आसान बना दूं बट मैं सच तो नहीं छुपा सकता ना, याद तो करना ही पड़ेगा आपको। और टीडीएस कब काटना होगा इस केस में, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। इसका क्या मतलब है, ये बहुत जगहों पर लिखा होगा और जनरली यही फॉलो करेंगे एक्सेप्ट अदरवाइज लिखा हो। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट का मतलब तो समझ में आता है कि पेयर कुछ पे कर रहा है, उस टाइम टीडीएस काटना है। दूसरा है डेट ऑफ क्रेडिट, मतलब ये पेयर है भाई साहब और ये पे ही। अब होना क्या है कि इन्हें कुछ पैसा देना है और इन्होंने जो है सर्विसेज दी है, करेक्ट। तो जो सर्विसेज दी है उसकी लाइबिलिटी ये सब बुक करेंगे नहीं करेंगे। और लाइबिलिटी बुक करने के लिए क्या करेंगे कि भाई मेरा तो सपोज 1 लाख की सर्विस दी है, एक्सपेंस हो गया 1 लाख रुपए का, टू ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी को जब ये क्रेडिट कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो इसी टाइम पर टीडीएस इनका डिडक्शन बनता है। ये सिर्फ 90,000 ही यहां पर करेंगे और टू टीडीएस पेबल 10,000 करेंगे। यानी कि अगर ये क्रेडिट पहले कर रहे हैं तो इसी टाइम इन्हें टीडीएस काट लेना था, और अगर ये पेमेंट पहले कर रहे होते, इसको मैं पैसे पहले दे देता हूं, सर्विसेज ये बाद में देगा, तो पेमेंट के टाइम पर जो है आप टीडीएस काटेंगे। तो जो भी अर्लियर हो रहा है उस टाइम पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, पे नहीं करना है। जो भी टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे वो हर महीने का महीना चलेगा कि अप्रैल मंथ में आपने क्या डिडक्ट करा, मई में कितना करा, जून में कितना करा, जुलाई में कितना करा, ऐसे आप चलाते रहेंगे, हर महीने का चलाते रहेंगे। तो जो भी अप्रैल महीने का है सारा टोटल जो टीडीएस आपने डिडक्ट करा उसका टोटल कर आप उसे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा देंगे। ऐसे चलते रहेगा। पर जो मार्च महीने का होगा उसके लिए 30 अप्रैल की डेट रखी गई है, उसके लिए आप जो है 30 अप्रैल तक जो है जमा करा सकते हैं मार्च वाला, बाकी सारा अगले महीने का 7 तारीख तक होगा। ये प्रोसीजर भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हालांकि यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस दे रखी है, इन जगहों पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर नहीं कटेगा। अगर आप डिवेंचर का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पेमेंट हो रही है और पेमेंट 5,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में, और अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करी जा रही है, तो इतनी सारी अगर आप कंडीशंस को मीट करेंगे तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ये डिफेंस के बॉन्ड्स होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, देश की तरक्की के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं, जिसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। उस पैसे का यूज़ नेशन की डेवलपमेंट में करा जाएगा, या फिर डिफेंस के बॉन्ड या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस नहीं कटने का मतलब ये नहीं कि वो इनकम एग्जेम्प्ट है, नहीं सर, टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम में शो करो पूरा का पूरा और टैक्स कैलकुलेट करो, सिंपल सी बात है। डिवेंचर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, पब्लिक सेक्टर कंपनी के, इंस्टीट्यूशन के नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवेंचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करे हैं उनके डिवेंचर्स के इंटरेस्ट की पेमेंट पर भी, क्योंकि डिवेंचर भी सिक्योरिटी होता है, बॉन्ड भी सिक्योरिटी होता है, शेयर्स भी सिक्योरिटी होता है, देखा जाए तो टीडीएस नहीं कटेगा सर, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। लिस्टेड सिक्योरिटीज में डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह सब लोग आते हैं, सब चीज़ें आती है, लोग कह रहा हूँ इन्हें, सब चीज़ें आती हैं, और अगर वो लिस्टेड है, डीमैट फॉर्म में है, ऑनलाइन देख सकते हो उसे, तो उसके इंटरेस्ट की पेमेंट पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। कैपिटल गेन बॉन्ड्स लेते हैं, याद होगा कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 54 EC का सेक्शन था, उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लेते हैं। इफ बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड देन टू टेक एग्जेम्पशन, ट्रांसफर शुड इन्फॉर्म PFCL IRFCL बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद इन 60 days ऑफ सच ट्रांसफर। मतलब कि टीडीएस तो नहीं कटेगा, बट अगर इस एग्जेम्पशन को चालू रखना है तो एग्जेम्पशन को चालू करने के लिए यदि आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और व्यक्ति को ये वाले बॉन्ड्स, तो उस केस में आप ट्रांसफरी
इन्फॉर्म करेगा, अपनी डिटेल देगा 60 दिन के भीतर, ट्रांसफ़र के बाद विद इन 60 डेज ऑफ ट्रांसफ़र डिटेल देगा। ये हुआ आपका सेक्शन नंबर 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर 194, डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A टू 222E। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने करा है। इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है रेजिडेंट शेयर होल्डर को, 10% का TDS काटेगी अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट है। अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है अदर देन कैश और अमाउंट जो है 5,000 से कम की है तो TDS नहीं काटा जाएगा। सिंपल सा प्रोविजन है, याद करना पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी एक ही चीज़ की, तब वो आपको जो है रिटेन रहेगा। सेक्शन नंबर 194A, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज़। सर सिक्योरिटीज़ के अलावा भी इंटरेस्ट मिलता है क्या? भैया बॉन्ड शेयर डिबेंचर नहीं होंगे, वैसे शेयर पे डिविडेंड होता है पर बॉन्ड शेयर्स वगैरह नहीं होंगे तो क्या आपका FD नहीं होता क्या? फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, टर्म डिपॉजिट RD एक्सेट्रा मिलता है ना, वो अदर देन सिक्योरिटीज़ में आएगा जिस पे इंटरेस्ट मिलता है और उसका सेक्शन 194A है। तो 10% TDS पेमेंट या क्रेडिट, 10% का रेट है और TDS पेमेंट या क्रेडिट विचेवर इज अर्लियर उस टाइम जो है कटेगा। नॉट एप्लीकेबल इफ पेड टू बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हुडको। अच्छा हुडको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो तो हुडा है, हुडा गुड़गांव तो हुडा है, हुडा HUD है, ये हुडको है। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो जो फर्म में है, या जीरो कूपन बॉन्ड है उसमें तो खैर होता ही नहीं है, उसमें तो इकट्ठे अमाउंट मिलती है। तो इन जगहों पर अगर इन लोगों को पे कर रहे हो इंटरेस्ट, जैसे कि आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? मुझे बताइए, आप पे कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो अगर आप इनको इंटरेस्ट पे करोगे तो आप TDS नहीं काटोगे। फर्दर जो इंडिविजुअल हब है जिनका बिजनेस टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उनको भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है बिजनेस के केस में, 50 लाख से कम है प्रोफेशन के केस में, तो आपको कहीं ना कहीं ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये चीज़ें हर जगह लिखी है, बार बार रिपीट होती रहेगी। एग्जेम्पशंस क्या क्या दे रखी है जहाँ पे TDS नहीं कटता है, वो कौन कौन से केसेस हैं? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस ऑन अ टाइम डिपॉजिट, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट 40,000 से कम है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से कम है, 50,000 से एक्सीड नहीं करती है बेसिकली, ये 40,000 रुपये से एक्सीड नहीं करती है। तो अगर आप बैंक में FD कराते हैं और FD का इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा नहीं बनता आपका, तो आपका TDS नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट, TDS नहीं कटेगा। और अगर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह से आप नहीं करवा रहे हैं, कोई और बंदा पेमेंट कर रहा है, तो भी 5,000 रुपये तक का अगर इंटरेस्ट होगा तो TDS नहीं कटेगा। ठीक है सर, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई है। और भी केसेस जहाँ पे TDS नहीं कटता वो कौन कौन से हैं और देखते हैं। कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जो है, मोटर एक्सीडेंट होता है, दोनों पार्टी जाती है, ट्राइब्यूनल के पास केस चलता है, जिसके साथ गलत हुआ होता है उसको कंपनसेशन दी जाती है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है और यदि कंपनसेशन 50,000 रुपये से ज़्यादा है तब तो TDS कटेगा। और कब कटेगा? व्हेन इंटरेस्ट ऑन दिस कंपनसेशन इज पेड, यानी पेमेंट के टाइम पर, क्रेडिट के टाइम पर नहीं, जब अवार्ड हुआ तब नहीं, जब उसकी एक्चुअल पेमेंट करी जा रही है और पेमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा की करी जा रही है तब जो है TDS कटेगा। और डेफिनेटली जो भी पेमेंट करी जा रही है उसमें 50% तो आप डिडक्शन की फॉर्म में ले ही सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, पेमेंट जितनी करी जा रही है हम तो TDS उस पर काटेंगे, भले आप 50% डिडक्शन लो सेक्शन 57 में और बैलेंस अमाउंट को अपनी इनकम शो करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो आप कर सकते हैं, बट TDS तो पेमेंट पर कटता है। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय अ फर्म टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, पार्टनर को दे रहे हो, पार्टनर की बुक्स में क्रेडिट कर रहे हो, उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पेड क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विथ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक। इंटरेस्ट पेड क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये छोटे छोटे गांव में बनी हुई है, वर्ड से समझ में आ रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी यानी कि क्रेडिट देती है। तो अगर ये क्रेडिट देगी तो कहीं ना कहीं से डिपॉजिट भी लेगी, तो लोगों से ही डिपॉजिट भी लेती है ये,
और डिपॉजिट लेती है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करती है, और हायर इंटरेस्ट पर आगे पैसे भी जो है क्रेडिट फैसिलिटी भी है देती है किसान भाई बहनों को। ये कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक आपका लैंड को मॉर्टगेज कर लेंगे और बदले में जो है ये आगे पैसा देंगे, और इनके साथ भी आप डिपॉजिट रख सकते हो, डिपॉजिट भी ये एक्सेप्ट करते होंगे। तो अगर ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर आपने इनके साथ डिपॉजिट रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इन्हें टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक ऑन अदर देन टाइम डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रखो, 10 करोड़ रखो, 100 करोड़ रखो, इंटरेस्ट जितना भी मिलेगा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर कभी टीडीएस नहीं कटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। एफडी बुक करी है, डिपॉजिट बुक करी है इन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट और ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। क्यों भाई? कोर्ट में कंपनसेशन का क्लेम लड़ने के लिए गए तो कोर्ट कहता है भैया एक काम करो, पहले एफडी कराकर मेरे नाम पर रजिस्ट्रार के नाम पर अलग से रख दो, जो फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे ये आपको वापस मिलेगी या जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जख्मी है उसको मिलेगी, जो क्लेम कर रहा है मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए उसको मिलेगी। तो पहले पैसा डिपॉजिट करो, जजमेंट का वेट नहीं करेगा वो, पहले हमारे नाम पर एफडी करा दो आप, उस पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी, उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट इज लाइबल फॉर टीडीएस if depositor is alive then taxable for him, and interest for the period after the death of the depositor is taxable for his legal heir। तो आपको पता है कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। अगर आप कैपिटल गेन का पैसा यूज़ नहीं कर पा रहे हो दूसरा कैपिटल एसेट लेने के लिए, तो आप उसे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में डाल सकते हो रिटर्न डेट से पहले, और फिर उसको विद इन द टाइम पीरियड जो 2 साल 3 साल का है उसमें आप खर्च कर सकते हो। तो जब आप उस डिपॉजिट अकाउंट में डालोगे, जो एक अलग अकाउंट होता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ टीडीएस कटेगा पहले आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डाला है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके इसमें लीगल हेयर के लिए, क्योंकि लीगल हेयर को वो पैसा मिल जाएगा तो टीडीएस भी उसी के लिए कटते रहेगा। तो इसी के साथ आपके काफ़ी प्रोविजंस हो गए, बेस आपका बन गया टीडीएस का। इसके बाद हम आपके आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें छोटे छोटे प्रोविजंस को कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी टीडीएस है वो हम सब कवर कर लें एक ही क्लास में। उसके बाद जो ये पेमेंट है और जो ये आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो होपफुली 3 क्लासेस में हम ये सारा डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए 2 पेज तो मैंने कर ही लिए, तो 1 और 2 पेज में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा यहाँ तक। फिर ये वाला जो है उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे 2-2.5 पेजेस करके। आपका जो है पूरा टीडीएस का चैप्टर जो बहुत बड़ा है वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका एडवांस टैक्स होगा जो 1 क्लास का चैप्टर है, और फिर आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। कोशिश करूँगा कि 2 क्लास में बन जाए, आपके वीडियो बन जाए, लंबे वीडियो बन जाए और पूरा कंप्लीट हो जाए स्टडी मटेरियल, ताकि फ्रेश माइंड से जो है फिर सैलरी का चैप्टर कर पाएँ। जो इतना इंपॉर्टेंट मैं मानता नहीं हूँ, बट फिर भी अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो सैलरी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ रिटर्न फाइलिंग है और कोर्स कंप्लीट। सीए इंटर वालों का कोर्स कंप्लीट, सीएमए वालों का डेफिनेटली 3-4 चैप्टर और हैं छोटे छोटे, वो भी कर लेंगे। मुख्य तौर पर तो 2 ही है ना, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, असेसमेंट प्रोसीजर्स, मुख्य तौर पर 2 ही चैप्टर हैं आपके, बाकी छोटे छोटे एक आधा और भी होगा, तो देख लेंगे उसे। अब आपकी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, डेफिनेटली सीएमए के मटेरियल के क्वेश्चन उन्हें मिलेंगे अलग से, सारे नहीं मिलेंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन जरूर होगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, ताकि आप भी अपना मटेरियल गो थ्रू कर पाएँ। प्रैक्टिस के लिए आप ICAI का मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्रैक्टिस कहीं से भी करी जाए उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये मत देखिएगा सीए इंटर का मटेरियल है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो पीछे दे रखे हैं, टेस्ट योर नॉलेज, उसका प्रिंट आउट ले आइए। हार्डली 50-60 रुपये का खर्चा आएगा, पीछे वाले पेजेस का प्रिंट आउट ले आइए। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका फायदा है, आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टाटा बाय बाय।